हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आवर चेंजिंग अर्थ। अपनी अर्थ के ऊपर कहीं ना कुछ कभी कभी डिस्ट्रक्शन होता रहता है, फिर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होता रहता है खुद से। ऐसा हम लोग जो करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। अपनी अर्थ पे फिजिकली अपने आप ही जो है कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं हो रहा होगा, जैसे रिवर्स वगैरह कहीं डिपोजिशन कर रही होंगी, तो कहीं पे कोई नया लैंडफॉर्म बन रहा होगा, या कहीं पे अर्थक्वेक्स की वजह से या कुछ और चीज़ों की वजह से आपका डिस्ट्रक्शन भी कॉज हो रहा होगा। बाकी वेदरिंग वगैरह हो रही होगी, वहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, इरोजन से हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी रेगुलरली अपने अर्थ पे चलती रहती हैं। अब होता क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार हम लोग इसको शुरुआत से देखने की कोशिश करते हैं। इस फिगर में हम लोग पहले देखते हैं। इस तरह की कुछ अपनी अर्थ थी। अब अर्थ के अंदर ये जो रेड पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? इसका मैग्मा वाला पोर्शन है। मैग्मा कहाँ पे है? ये आपका मेंटल में। ठीक है, मेंटल जो आपकी सबसे पहली कोर जो सबसे ऊपर की थी वो क्या थी? क्रस्ट थी। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्रस्ट है। फिर ये जो अंदर रेड वाला दिखाई पड़ रहा है जो मैग्मा, ये कहाँ पे है? आपका मेंटल में, मेंटल वाली लेयर में है। उसके बाद जो सबसे अंदर होगी वो कौन सी होगी? आपकी कोर होगी। तो 3 लेयर्स आपकी हैं प्रेजेंट, ये आप जानते हो आपके अर्थ के अंदर। अब ये जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये अलग अलग टूटी हुई, ये क्या चीज़ें हैं? इनको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, ये मेंटल आपका जो क्रस्ट के ऊपर का इलाका जहाँ पे आप रह रहे हो, जो सरफेस है अर्थ की, वहाँ से लेके मेंटल की टॉप मेंटल की लेयर तक पहुँचता है, वहाँ तक आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। कुछ इस तरह से ये आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह से पूरा जो अपनी अर्थ है वो कुछ इन प्लेट्स में, मेजर और माइनर प्लेट्स में इस तरह से कुछ टूटा हुआ है। इस फिगर में आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये आपको अलग अलग ये जो दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग प्लेट्स हैं। ठीक है, कोई मेजर होगी, कोई माइनर होगी, अलग अलग ये सब प्लेट्स हैं। ये बीच में आप दराजें समझ लीजिए, जैसे आपने कभी मिट्टी फटी हुई देखी होगी, तो कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि ये पूरे पूरे टूटे हुए हैं। और ये जो जितने भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं आपकी, ये सभी तैर रहे हैं। कहाँ तैर रहे हैं? इसी मैग्मा पे। जो आपके मेंटल में ये जो मैग्मा प्रेजेंट है पूरे में, अर्थ में जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर ये सब जितने भी लैंड मासेज हैं, ये सब तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो है अपना, वो नंबर ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। कुछ मेजर होंगी, कुछ माइनर होंगी। अब ये जितनी भी प्लेट्स हैं आपकी, उनमें जो मूवमेंट आपका हो रहा है, जो मैग्मा है क्योंकि लिक्विड है नीचे उसके प्रेजेंट, उसके ऊपर तैर रही हैं, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा होगा। मूवमेंट जो ये हो रहा है वो रियलिटी में इतना स्लो होता है कि वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 साल के अंदर मान लीजिए बहुत अगर मूव हुआ तो मिलीमीटर्स में मूव करेगा, कुछ मिलीमीटर्स ही खाली आगे बढ़ेगा। तो कई सारे साल, बहुत सारे साल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाएंगे, तब आपको कहीं पे उसका जो विजिबल उसका मूवमेंट आपको शो हो पाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये मूवमेंट हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ये मोल्टेन मैग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मैग्मा जो आपको दिखाई पड़ रहा है रेड कलर में, इसके मूवमेंट की वजह से ये जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये भी मूव करती रहती हैं। अब ये मोल्टेन मैग्मा कैसे मूव करता है और जिसकी वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, इसके जानने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। इसमें आपको एक बीकर ले लेना है, उसको हाफ फिल कर लेना है आपको पानी से, और उसको आपको गर्म करने के लिए एक बर्नर के ऊपर कुछ ट्राइपॉड का ऐसा सेटिंग लगा के आपको रख देना है। अब इसको आप बर्नर को ऑन कर दीजिए और एक पेपर पैलेट ले लीजिए। पेपर पैलेट क्या, आप मतलब एक कोई रफ कागज़ वगैरह है तो आप उसको अपने हाथ से सिकोड़ के उसको बॉल के शेप में थोड़ा सा डाल दीजिए। कुछ इस तरह से करके आपको उस पानी के अंदर उसको डाल देना है। अब जब वाटर जैसे बॉयल करने लग जाएगा तो आप क्या देखोगे कि इस जो आपने पेपर पैलेट इसमें डाल रखा था उसमें कुछ मूवमेंट आपको शो होगा। क्या होगा? जब बॉयल करेगा तो बीच से ऐसे पानी उठेगा ना, बबल्स उठते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको, तो उसी के साथ में पेपर पैलेट भी ऊपर की ओर जाएगा। ये जो आपने बॉल डाल रखी है ऊपर की ओर जाएगी। फिर अब कॉर्नर से आपके ठंडा पानी नीचे वापस से जाएगा, यहाँ गर्म होगा, यहाँ से उठेगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा, वापस से ऊपर जाएगा। कुछ इस तरह से लगातार मूवमेंट चलता रहता था। ये मैंने आपको साइंस की किताब में बताया है। तो इस तरह से कुछ लगातार इसमें मूवमेंट होगा। उसी के साथ साथ ये जो पेपर पैलेट है या बॉल है आपकी, ये डायरेक्टली इसी के साथ, जैसे गर्म पानी के साथ बबल्स के साथ ऊपर उठेगी और इधर ठंडे पानी के साथ नीचे आ जाएगी वापस से। फिर यही मूवमेंट चलता रहेगा। ऐसे कुछ सर्कुलर मूवमेंट इसमें लगातार होता रहेगा। अब मान लीजिए कभी इधर से हो रहा है, कभी इधर से हो जाएगा, कुछ इस तरह से चलने लग जाएगा। तो इस तरह के कुछ मूवमेंट जो होते हैं आपके, इसी तरह के ये आपके मोल्टेन मैग्मा में भी
होते रहते हैं, जिसकी वजह से अब इसके नीचे का जो मोल्टेन मैग्मा होगा उसमें इस तरह से कुछ मूवमेंट हो रहा होगा या इस तरह से कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से आपकी प्लेट्स कभी इधर भाग रही होगी या इधर भाग रही होगी, कुछ इस तरह से इसमें मूवमेंट आपकी प्लेट्स में चल रहा होगा। अब इन्हीं जो प्लेट्स में मूवमेंट इस मोल्टेन मैग्मा की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से कुछ आपको अर्थ की सरफेस में चेंज दिखाई पड़ेगा। अब ये चेंज जो हो रहा है क्यों हो रहा होगा, कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लग रही होगी, इसी वजह से तो हुआ। तो कुछ जो इसमें जो अर्थ के इंटीरियर की साइड से जो लग रही होंगी, जो अर्थ के अंदर से उसमें जो फोर्सेस लग रही होंगी, यही मैग्मा वाली जो हो गई या कुछ इस तरह की जो फोर्सेस हैं लगेंगी, उनको हम लोग कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडो मतलब इनसाइड, तो एंडोजेनिक, और जेनिक का मतलब क्या हो, ओरिजिन। इनसाइड से जो ओरिजिन हो रही हैं ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, जो अंदर से अर्थ के अंदर से उत्पन्न हो रही हैं। अभी बाकी जो ऊपर से अर्थ की सरफेस के ऊपर से अगर कहीं वर्क हो रही होंगी तो उनको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोल देंगे। एक्सोजेनिक क्यों, एक्सो मतलब होता है आउटसाइड या बाहर, ठीक है, जेनिक मतलब ओरिजिन, तो बाहर से जो ओरिजिनेट हो रही हों उनको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोल देंगे। अब यहाँ पे जो अर्थ मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहे थे उसको क्लासिफाई किया गया है, किसमें, एंडोजेनिक फोर्सेज में और एक्सोजेनिक फोर्सेज में। एंडोजेनिक फोर्सेज में कुछ सडन फोर्सेस भी होती हैं, कुछ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी होती हैं। सडन फोर्सेस क्या होती हैं, जो आपका अर्थक्वेक वगैरह कहीं पे आता है, या वॉल्केनो में क्या होता है, ये जो आपको मैग्मा दिखाई पड़ रहा है ना, ये अर्थ के बाहर आ जाता है। अभी वो भी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है। अब इसके बाद जो लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं, ये सब आपने देखा होगा कि इनका एक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से होता है, सडन फोर्सेज हैं क्योंकि ये, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो ये तो आपके एंडोजेनिक फोर्सेस की सडन फोर्सेज होंगी, साथ ही साथ जो ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज हैं ये बहुत ही स्लो प्रोसेसेस होती हैं, ये सडन नहीं होती हैं इन सब की तरह, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में आपको ये दिखाई पड़ती हैं। इसके द्वारा जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज, इसके द्वारा माउंटेन्स वगैरह बिल्ड होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे किसी क्रिस्टल ओपनिंग में आपकी, जैसे ये प्लेट्स वगैरह हैं आपकी, है ना, ये प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं ये आपस में, ये दोनों आपस में अगर लड़ेंगी तो यहाँ पे फॉल्ट लाइन है और कुछ स्ट्रेस रिलीज़ होगा और आपका ये यहाँ पे फॉल्ट पे फोल्डिंग वगैरह होने लग जाएगी, प्लेट्स की फोल्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से माउंटेन्स वगैरह क्रिएट होने लग जाएंगे। इसका एग्जांपल आपको सबसे अच्छा जो मिल सकता है वो हिमालय का है, यहाँ का, ठीक है। तो इसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपकी जब टकराई थी तो यहाँ पे आपका फॉल्ट्स पे फोल्डिंग हो गई थी, जिसकी वजह से माउंटेन वगैरह बिल्ड हो गए थे। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स में आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरह से आपको नॉर्मली ये तुरंत ऐसा नहीं है कि जो है सडन एक्शन हो गया और आपको दिखाई पड़ गया, तो बहुत धीमे धीमे इनका हमेशा चलता रहता है। आपको पता ही है अपना जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, जो आपके हिमालयाज़ हैं ये यंग आपके फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो ये अपनी हो गई डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज जो स्लोली वर्क कर रही हैं। अब जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है, बाहर से, अर्थ के बाहर से जो वर्क कर रही हैं उनको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। वो हैं कौन कौन सी, जो इरोजनल हो गई या डिपोजिशनल हो गई, कुछ कहीं पे इरोड कर रही होंगी, कहीं पे ले जाके डिपॉजिट कर रही होंगी, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, रिवर हो गया, विंड हो गया, सी वेव्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, ये सब जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी कहीं ना कहीं इरोजन कर रहे होंगे, कहीं पे ले जाके डिपोजिशन कर रहे होंगे। तो इस तरह की जो भी फोर्सेज हैं जो अर्थ की सरफेस पे चल रही हैं उनको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोल देते हैं। तो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या थी, द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर एंड शेप्ड प्लेट्स। जो आपकी प्लेट्स आपको दिखाई पड़ रही थी, यहाँ देखिए कुछ बड़ी आपको दिख रही होंगी, कुछ छोटी दिख रही होंगी, तो इरेगुलर आपका यहाँ पे शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स वगैरह होंगे या ओशियन फ्लोर्स होंगे। आपको ये देखिए, ये मान लीजिए ये प्लेट आपको दिख रही है, तो यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट लिखा है, तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे कहीं पे आपको जैसे ये पैसिफिक प्लेट आपको दिख रही है, तो इसमें आपका ओशियन फ्लोर आपका पूरा प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आपकी चीज़ें इन प्लेट्स पे हैं, इनके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की तरफ और इसमें समझते हैं कि ये वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स कैसे जो है अपनी अर्थ पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्या इनका सडन एक्शन होता है, कैसे ये वर्क कर रहे हैं। तो जो वॉल्केनो होता है वो क्या होता है, इस फिगर में आप लोग देखिए, आपका जो मैग्मा प्रेजेंट था कहाँ था, मेंटल में था। तो ये मेंटल है आपका, इस लेयर में आपका मैग्मा प्रेजेंट हो गया, ये मान लीजिए मैग्मा का चैम्बर हो गया। इसके ऊपर आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में आपके जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी इनका फॉल्ट्स आपको दिखाई पड़ रही होंगी, जो उनके बीच की जो दो प्लेट्स हैं, मान लीजिए एक दूसरी प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, तो उनके बीच में क्रैक व्रैक होगा, वहाँ से ये मैग्मा जो होगा इस वेंट के थ्रू होता हुआ और इस क्रेटर से बाहर निकलेगा, या यहाँ पे
डाइक्स वगैरह होते हैं, उसको आप लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ से भी आपका निकल सकता है ये मैग्मा जो है ये बाहर आ सकता है। बाहर आने के बाद क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए। तो बाहर जब आ जाएगा सूखेगा ये तो आपका लावा कहलाएगा। और यहाँ से जो निकलेगा यहाँ पे आपका क्रेटर भी फॉर्म कर देता है, ठीक है। यहाँ क्रेटर हो जाएगा, इसके ऊपर से आपका गैसेज ऐश वगैरह निकलेंगी, ठीक। तो बेसिकली वॉल्केनो है क्या? वॉल्केनो वो होता है जहाँ से ये मैग्मा जो होता है आपके जो मेंटल की लेयर, टॉप लेयर में लगभग प्रेजेंट है, वहाँ से ये आपका अर्थ के ऊपर आता है, बाहर निकलता है, उसी को हम लोग वॉल्केनो कहते हैं। हम लोग अर्थक्वेक की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब हम लोग की लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो जब मूवमेंट करती हैं तो कुछ ना कुछ आपका जो अर्थ की जो सरफेस है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो वाइब्रेट होती है। जब आपस में मान लीजिए दूर हो जाएंगी ये प्लेट्स या आपस में टकराएंगी तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? मान लीजिए ये एक प्लेट है ऐसे कुछ, ये प्लेट है और इधर दूसरी तरफ ये प्लेट है, ये दोनों आपस में आके जैसे टकराएंगी तो यहाँ पे कहीं पे आपकी बहुत तेज़ी से आपकी जो सेस्मिक एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। यहाँ से जब ये दोनों चीज़ें आपस में लड़ेंगी तो इम्पैक्ट वहाँ पे होगा, इम्पैक्ट होगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी तो वाइब्रेशंस यहाँ पे क्रिएट होंगे, वेव्स वगैरह निकलेंगी और ये जो वाइब्रेशंस होंगे वो ऑल राउंड द अर्थ ट्रेवल कर सकते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग अर्थक्वेक का नाम दे देते हैं। अब ये जहाँ पे ये आपका स्टार्ट हुआ था जो क्रस्ट में आपका जहाँ पे ये इम्पैक्ट का पोजीशन थी, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग फोकस बोल देते हैं, ठीक है। फोकस कह लो या हाइपोसेंटर बोल दो, ठीक। तो ये आपका फोकस कह लें इसको या आप हाइपोसेंटर बोल दें। तो ये होता है पोजीशन जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ होता है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ होता है सेस्मिक वेव या एनर्जी आपकी, ठीक है। तो द प्लेस ऑन सरफेस अबव द फोकस इसका। अब इसके बाद जो आपका ये देखिए ये आपका है फोकस, यहाँ पे मान लीजिए फोकस हुआ होगा, यहाँ पे आपका इम्पैक्ट हुआ होगा, यहीं से आपकी एनर्जी रिलीज़ हुई होगी। अब इसके जस्ट ऊपर जो अर्थ की सरफेस पे एक एरिया प्रेजेंट होगा, सबसे पास में वर्टिकली अगर हम चलेंगे सरफेस, सबसे पास में जो अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट मिलेगा हमको, उसको हम लोग बोल देंगे क्या? एपी सेंटर। और इसी एपी सेंटर पे सबसे ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक का, क्योंकि जो इसकी एनर्जी रिलीज़ हुई होगी सबसे तेज़ यहीं पर ट्रेवल करके आई होगी और यहीं पे मास डिस्ट्रक्शन वो फैलाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो आपकी एनर्जी जो वाइब्रेशन होंगी कुछ इस तरह से आगे इस तरह से आपकी बढ़ेंगी, है ना। तो इसको हम लोग वेव्स बोल देंगे। तब जैसे आप लोग तालाब में पत्थर वगैरह फेंकते होगे तो आपको दिखाई पड़ता होगा ऐसे ऐसे गोला करके पूरे में फैलता रहता है, तो कुछ इस तरह से आपकी वेव्स यहाँ पे ये ट्रेवल करती रहती हैं, पूरे अर्थ के ऊपर ट्रेवल कर जाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ हुआ है? आपके एपिसेंटर पे। अब ये जो वेव्स यहाँ से निकली, ये मतलब नीचे से भी आई, यहाँ भी गई, ये सब वेव्स आपकी होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक वेव्स। और इनको हम लोग बांट देते हैं 3 कैटेगरीज में। 3 क्या? 2 कैटेगरीज हैं आपकी। एक होती है बॉडी वेव, ठीक है, और एक होती है सरफेस वेव। तो जो बॉडी वेव आपकी होती है वो कौन कौन सी हैं? पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह सकते हैं, एस वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स भी कह सकते हैं। अब क्यों कहा जाता है इसके लिए हम लोग जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको समझेंगे। तो पी वेव्स को हम लोग प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, एस वेव्स को हम लोग सरफेस वेव्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ जानिए कि ये पी वेव्स और एस वेव्स जो होती हैं ये बॉडी वेव्स हैं, ये दोनों ही बॉडी वेव्स हैं। पी वेव्स जो होती हैं वो सबसे पहले आपकी फोकस से निकल के सबसे पहले एपिसेंटर पे जो वेव्स पहुंचती हैं उन्हीं को हम लोग पी वेव्स कहते हैं। फिर एस वेव्स थोड़ा सा टाइम लैग के बाद यहाँ पे पहुंचती हैं। क्यों पहुंचती हैं इस तरह से? कुछ प्रोपोगेशन क्या होता है उनका, कैसे चलता है, ये सब हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे। फिर जो आपकी जो यहाँ से जो आगे सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग एल वेव्स कहते हैं या सरफेस वेव्स कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से आगे की क्लासेस में जानेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी हम लोगों की छूट गई, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये जो आपकी वाइब्रेशंस कैसे हो रही थी इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। एक आप लोग कंटेनर ले लीजिए, उसमें आपने पानी भर दिया, उसको बॉयल कर दिया, उसके ऊपर आपने बॉइलिंग पे आपने मतलब रख दिया उसको कंटेनर को, और उसके ऊपर आपने एक प्लेट रख दी और
उसके ऊपर आपने एक पी का दाना रख दिया, एक आपने स्पून रख दिया, एक आपने बीट वगैरह रख दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रख के आपने प्लेट के ऊपर रखनी है आपको ये सब चीज़ें। जैसे ही वाटर बॉयल करना शुरू होगा, वहाँ पे गैस वैस निकलेगी, आपका वाटर वेपर निकलेगा, आपकी प्लेट जो होगी वो हल्का सा उसमें वाइब्रेट, आपको वाइब्रेशन दिखाई पड़ेगा, कुछ वो हिलने लग जाएगी, ठीक है। जैसे हिलना शुरू होगी, आपकी मटर का दाना नीचे गिर जाएगा, बीट्स वगैरह गिर जाएगी, ठीक है। आपका स्पून जो होगा वो थोड़ा सा वाइब्रेट वो भी होने लग जाएगा, वहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह का कुछ आपका जो वाइब्रेशन होता है वो अर्थक्वेक्स में क्रिएट होता है, कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ क्या है, मैं वर्ड्स बोल जाता हूँ, मैं आपको आगे की क्लासेस में अच्छे से इसको बताऊँगा, क्योंकि क्लास 7th के लेवल में इतना ज़्यादा डीप जाना जो है सही नहीं है। अर्थक्वेक्स को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब पहले से उसको हम लोग बता नहीं सकते कि हाँ कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ जानवरों के कुछ जो कॉमन बिहेवियर होता है उनमें कुछ चेंज हो जाता है, उससे हम लोग जान सकते हैं। जैसे डॉग्स वगैरह हैं, स्ट्रे डॉग्स वगैरह हैं, ये सब कहीं भाग के रोड वगैरह पे आपको थोड़ा इनका जो है आपको मूवमेंट अलग कुछ फील होगा, कुछ भागने लग जाएंगे इधर उधर, है ना। जानवर चिड़िया वड़िया वगैरह हैं वो सब पेड़ वगैरह से उड़ जाएंगी, बाहर उड़ने लग जाएंगी। फिर जो मछली वगैरह मान लीजिए आपके एक्वेरियम में है, या सी वगैरह की जो मछलियाँ होंगी, तालाब की होंगी, ये सब मछलियाँ आपको उनमें कुछ आपका मूवमेंट अलग दिखाई पड़ेगा, उनका एजिटेटेड रहती हैं थोड़ा। फिर स्नेक्स वगैरह अपने होल से बाहर आ जाएंगे, निकल आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ों से आप लोग एक एहसास कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे अर्थक्वेक हो सकता हो, आने वाला हो, इन कुछ जानवरों की मदद से। अब अर्थक्वेक को मीज़र करने के लिए हम लोग जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेस्मोग्राफ। कुछ इस तरह का सेस्मोग्राफ होता है, इसमें पेपर लगा होता है ये रोलर पे, और इसी के ऊपर ये पॉइंटर जो होता है, इससे आपका कुछ जिगजैग लाइंस इस तरह से बनती रहती हैं। ये आपका क्या बताता है, आपकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड होती है, निकलती है, ठीक है। इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, ये सब आपका यहाँ पे पता चलता है किस चीज़ से। अब इसको हम लोग नापेंगे रिक्टर स्केल से, ठीक है। रिक्टर स्केल से हम लोग मैग्नीट्यूड को इसके अर्थक्वेक के नापते हैं। अब जो अर्थक्वेक आपका मान लीजिए जो इस रिक्टर स्केल पे, ये रिक्टर स्केल दरअसल आपका दिखाती है 0 से 10 तक की मार्किंग। 0 की तरफ जो होगा अर्थक्वेक, मान लीजिए मैग्नीट्यूड जो दिखाएगा वो सबसे कम होगा, उतना मतलब फील नहीं होगा। 10 की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिस्ट्रक्शन का लेवल उतनी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो अगर कहीं पे 2 दिखाता है वैल्यू मैग्नीट्यूड की, जो रिक्टर स्केल है उसके ऊपर, तो ये जो इस तरह के अर्थक्वेक्स होते हैं ये रेगुलर ट्रेमर्स हैं, ये हमेशा ही आपके अर्थ पे चलते ही रहते हैं। जो आपकी प्लेट्स हैं ये लिथोस्फेरिक, उनमें चलते ही रहते हैं, तो ये नॉर्मल है, ये आपको फील भी हो सकता हो ना हो। फिर जो आपके मैग्नीट्यूड्स होते हैं 5 के करीब के अर्थक्वेक, है ना, वो थोड़ा सा आपके जो चीज़ें हैं उनमें हो सकता हो डैमेज दिखा सकते हैं। आपके घरों के सामान वगैरह आपके हिलने लग जाएंगे या गिरने लग जाएंगे, पंखे वगैरह आपको हिलते दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब इसके बाद के जो आपके मैग्नीट्यूड्स होंगे, जो 6 हो गया या 7 हो गया, इस तरह के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे अगर अर्थक्वेक के, तो उसमें आपको विजिबल जो डैमेज होगी वो दिखाई पड़ने लग जाएगी। तो जो भी 6, 7 इनके ऊपर के जो मैग्नीट्यूड्स वाले अर्थक्वेक होते हैं उनको हम लोग मेजर अर्थक्वेक्स इसीलिए बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है अपने यहाँ, जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसकी, साथ ही में अभी जल्दी ही मोरक्को में आया था अर्थक्वेक, उसके बारे में आपने देखा होगा, है ना। तो अर्थक्वेक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, ह्यूमन लाइफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, आपको एक सेफ स्पॉट ढूंढ लेना चाहिए। कैसे, आप किसी किचन के काउंटर के नीचे आप चले जाइए, या टेबल के या डेस्क के नीचे आप चले जाइए, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपको अपने आप को कहीं पे छुपाना है कि डायरेक्टली आप रूफ़ के नीचे, घर की रूफ़ के नीचे ना रहें। हो सकता है रूफ़ हल्की हो तो वो उस अर्थक्वेक में लूज होकर नीचे गिर जाए, तो उससे आपको डैमेज हो सकता है। इस वजह से कुछ आपको इस तरह का बीच में, जिससे आप बच सकें, इस तरह की चीज़ें आपको उसके नीचे छुप जाना है जाके। फिर जितनी भी फायर प्लेसेस वगैरह हैं, या जितने भी चिमनीज़ अराउंड के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ से, फिर विंडोज़ जिनमें शीशे वगैरह लग रखे हैं उनसे, इन सब चीज़ों से, या मिरर्स हो गए, पिक्चर फ्रेम्स हो गए, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। फिर इसके साथ ही साथ अपने
जो रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, इन सभी को आपको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि हाँ हम लोगों को अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए, उसको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आपको डील करना चाहिए। अब हम लोग की क्या थी, एंडोजेनिक फोर्सेस का हम लोग एक देख रहे थे, जो सडन फोर्सेस थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो आपकी मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, जिसमें इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क हो रहा था, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जो आपका सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, उस पर दो प्रोसेसेस हमेशा चलती रहती हैं। कौन कौन सी? वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग में जो रॉक्स होती हैं आपकी अर्थ के ऊपर, जो प्रेजेंट रॉक्स हैं, उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, वो ब्रेक करने लग जाती हैं धीरे धीरे, और अपनी जगह पे वो मतलब उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे और थोड़ा सा ब्रेक होके दिखने लग जाएंगी। फिर उसके बाद ये हो गई वेदरिंग की प्रोसेस। इसके बाद आपकी इरोजनल प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो आपकी जो क्रैक्स डेवलप हुई जो रॉक्स थी या टूटी हुई रॉक्स थी, इनको इरोड करके, कुछ एजेंट्स होते हैं इरोजन के, वो इरोड करके इसको कहीं पे ले जाके आगे कहीं पे डिपॉजिट करने लग जाएंगे। ये जो एजेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके ये इरोजनल एजेंट्स होते हैं। फिर जो इरोडेड मटेरियल होता है वो इन्हीं के साथ जो है ट्रांसपोर्ट होके आगे ले जाया जाता है और कहीं पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो इसी जो इरोजन की प्रोसेस है और डिपोजिशन की प्रोसेस है, इसकी वजह से मेजर कई सारे आपके लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं जो अर्थ की सरफेस पे बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो एजेंट्स हैं ये इरोजनल के, ये किस हिसाब से इरोजन वगैरह करते हैं, कैसे डिपोजिशन करते हैं, इसका एक थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्शन ऑफ रिवर है या वर्क ऑफ रिवर है, ये क्या होता है, एक बार इसको देखते हैं। कहीं पे अगर रिवर फ्लो कर रही है तो वो अपने जो नीचे जिस फ्लोर पे वो बह रही होगी उसको इरोड करती रहती है, ठीक है। तो द रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोड दी लैंडस्केप। जिस लैंडस्केप पर वो फ्लो कर रही होगी उसको वो इरोड करती है। कैसे करती है? जब मान लीजिए कोई हार्ड सरफेस पे वो रिवर चल रही है, फिर उसको चलते चलते कहीं पे अगर सॉफ्ट सरफेस मिल जाती है तो उसको वो इरोजन उसमें कर देगी। कैसे? क्योंकि उसमें वो अपने साथ जो इरोडेड पार्टिकल्स वगैरह कहीं से लेके आ रही होगी, वो नीचे घिस रहे होंगे, रगड़ रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे इरोजन लगातार हो रहा होगा। तो जब हार्ड रॉक वगैरह की सरफेस अगर होगी तो उसमें इरोजन नहीं कर पाएगी रिवर, उसमें भी करेगी लेकिन बहुत माइन्यूट, बहुत ही एकदम जो विजिबल ना हो सके, इस तरह की कुछ उसमें वहाँ पे करेगी इरोजन। फिर जहाँ पे उसको सॉफ्ट रॉक वगैरह मिलेगी वहाँ पे इरोजन का प्रोसेस उसका तेज हो जाएगा और वो इरोजन वो तेज़ी से कर देगी। कुछ इस तरह से मान लीजिए आपकी ये हार्ड सरफेस पे ये फ्लो कर रही हो, यहाँ पे हार्ड सरफेस है, ठीक है, तो इस पर आपका ये इरोजन नहीं कर पाई। इसके साथ ही जहाँ पे उसको सॉफ्ट सरफेस मिली वहाँ पे उसने काट दिया और इस तरह से नीचे की ओर ये वहाँ से फ्लो करने लग गई। तो ऐसा कहीं पे अगर फॉर्म हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटरफॉल। जो झरने वगैरह आपने देखे होंगे तो यही होता है। झरनों में जो सबसे ऊपर से जहाँ से रिवर फ्लो करके आ रही होती है वो हार्ड रॉक वगैरह होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब उस पर इरोजन का वर्क अभी समझ लीजिए चल रहा होता है। और जहाँ पे ये आपको झरना दिखाई पड़ता है वहाँ पे इरोजन लगभग लगभग उसका कंप्लीट रहता है, वो उसको तोड़ के नीचे पहुँच चुकी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वाटरफॉल दिखाई पड़ता है, झरना दिखाई पड़ता है। अपने वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे वाटरफॉल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट या जिसको हम लोग टॉलेस्ट कह लें, ये वाटरफॉल कहाँ पे है? वेनेजुएला, जो साउथ अमेरिका में है, उसमें है एंजल फॉल्स। इसको हम लोग एंजल फॉल्स कहते हैं। ये सबसे टॉलेस्ट है या इसको हम लोग हाईएस्ट कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा। ये वाटरफॉल आपका साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में प्रेजेंट है। फिर साथ ही साथ जो नायग्रा फॉल्स है, जो आपका बॉर्डर बनाता है किसका? कनाडा और यूएसए का, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। फिर आपके जो विक्टोरिया फॉल्स हैं, ये आपका कहाँ प्रेजेंट है? ये बॉर्डर बनाता है किसका? जाम्बिया और जिम्बाब्वे का। इसको आप लोग अफ्रीका में देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब ये तो मान लीजिए आपकी जो हार्ड सरफेस, सॉफ्ट सरफेस, ये आपको मैं दिखा रहा था जहाँ से चल रहे थे वाटरफॉल्स वगैरह। मैक्सिमम आपके ये सब एरियाज़ में प्लेन्स में भी बनते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम आपको दिखाई पड़ेंगे कहाँ पे? जो माउंटेनियस हिली रीजन्स होंगे वहाँ पे आपको ये लगभग दिखाई पड़ेंगे। जो उसकी स्टीप साइड्स होंगी वहाँ से आपको गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ से निकल के जैसे ही ये इंटर करती है प्लेन्स की तरफ, ठीक है, तो प्लेन्स में क्या होता है कि सरफेस थोड़ा सा फ्लैट हो जाती है, लेवल्ड हो जाती है, तो उसके ऊपर पानी की स्पीड जो होती है, अब यहाँ से मान लीजिए ये गिरा पानी, तो यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह था तो इस पे तेज़ी से गिरा, यहाँ पे मूवमेंट और तेज़ हो गया और तेज़ हो गया। लेकिन जैसे ही प्लेन पे पहुँचता है तो इसको इस तरह का ग्रेडियंट स्लोप वगैरह नहीं मिलता है, तो पानी की स्पीड जो होती है वो धीमी होने लग जाती है, ठीक है। तो आपकी जो रिवर होती है इन प्लेन्स पे ट्विस्ट और टर्न करने लग जाती है और कुछ लार्ज बेंड्स इस तरह के फॉर्म करने लग जाती है, कुछ इस तरह के
बेंड्स बनाने लग जाएगी ये रिवर। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग मिएंडर्स कह देते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या, रिवर आपकी जो है वो मिएंडरिंग कर रही है, तो इसको हम लोग मिएंडर्स बोल देते हैं। अब इसमें लगातार इरोजन भी कर रही होगी, ठीक है, और डिपोजिशन भी कहीं पे कर रही होगी इसी में। मान लीजिए ये यहाँ से जैसे रिवर फ्लो हो रही, यहाँ से आई, इस तरह से घूम के आई, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसका फ्लो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ गई, यहाँ पे आपका इरोजन कर दिया होगा तेज फ्लो की, थोड़ा सा तेज यहाँ पे, मतलब अगर एक कंपेरेटिवली देखें अगर, तो यहाँ पे थोड़ा सा तेज यहाँ पे फ्लो रहा होगा घुमाव पे। तो यहाँ से ये इरोजन करके लेके आई होगी, यहाँ पे इसने आपका डिपोजिशन कर दिया होगा, ठीक है। फिर आपका आगे बढ़ी होगी, यहाँ पे इरोजन किया होगा, यहाँ से आगे यहाँ पे डाल दिया होगा, डिपोजिशन कर दिया होगा, कुछ इस तरह से लगातार। या यहीं पे इस साइड पे इरोजन किया और इस साइड पे आपका डंप कर दिया, डिपोजिशन कर दिया, कुछ इस तरह से आपका ये मेएंडरिंग में करती रहती है। तो अब मान लीजिए ऐसे ही करते हुए ये आपकी ऐसे मेएंडरिंग कुछ कर रही थी ऐसे रिवर, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, ऐसे ऐसे करते करते ये आपका पूरा बंद हो गया। सॉरी, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं, यहाँ पे इरोजन कर रही मान लीजिए, ठीक है। इस साइड में मान लीजिए इरोजन कर रही, इस साइड में इरोजन कर रही, तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 ये पूरा आपका एरिया ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इरोजन करके लैंड का सरफेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और ये कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। खाली यहाँ पे ये इतना सा बच जाएगा और जो रिवर होगी आपकी डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कुछ पास हो जाएगी, फिर ये आगे ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो ये जो कट आउट यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका, इसको हम लोग कह देते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो के साइड टाइप का आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है ना, ऑक्सबो के टाइप का, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई जा रही है ये क्या है, एक ऑक्सबो लेक है। अब इसके साथ ही साथ कई बार रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अपने बैंक्स के ऊपर इसका पानी चला जाता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्लडिंग। अब फ्लडिंग होगी तो अपने जो सी बेड, ये रिवर बेड होगा, सॉरी, जो रिवर बेड होगा उसके ऊपर ये जो कहीं से भी तोड़ के इरोजन करके लेके आई होगी, जो भी मिट्टी वगैरह होगी, जो भी सिल्ट वगैरह होगा, वो यहाँ पे अगल बगल जिसके ऊपर फ्लडेड वाटर गया है वहाँ पे आपका जमा होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा इस फ्लडेड पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा फाइन सिल्ट वगैरह है जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्लड प्लेन। अब ये जब सूखेगी ना तो ये आपका पूरा पूरा एक एरिया निकल के जो आएगा, इस पे जो मिट्टी आपकी नई ये रिवर लेके आके यहाँ पे डाली है उसने, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पे फ्लड प्लेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे खेती वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पे जो रेस्ड बैंक्स वगैरह रहे होंगे जिससे नीचे रिवर चली गई, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लेवीज बोल देते हैं, ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, ये आपको मैंने बताया था। जैसे जैसे सी की तरफ बढ़ती जाएगी, प्लेन सरफेस आपका क्योंकि इतने प्लेन से क्रॉस करके जा रही तो स्पीड उसकी धीमी होती ही चली जा रही है। सी तक जब पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कम हो जाती है इसके पानी की, कि जो मेन रिवर होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है, कुछ इस तरह से अलग अलग इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल आती हैं। क्यों निकल आती हैं, क्योंकि जो अपने साथ फाइन सिल्ट वगैरह लेके आ रही, सेडमेंट्स वगैरह लेके आ रही, ये यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं और उन्हीं को, मतलब वो उनको और आगे बढ़ा नहीं सकती, उसमें इतनी पावर नहीं बचती, तो यहीं पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं और उन्हीं के बीच से पतली पतली नालियों में बहने लग जाती है रिवर, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना खुद का माउथ बना लेती है जो डायरेक्टली सी से मिल रहा होता है। अब इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग, जो एक यहाँ पे ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्म कर लेगी, इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, डेल्टा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना रिवर का एक्शन या उसका वर्क, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सी वेव्स का क्या वर्क होता है, कैसे वो इरोजन डिपोजिशन करती हैं। तो द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स, जो इससे जो लैंडफॉर्म्स वगैरह बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कहाँ होंगी, सी में होंगी, है ना। तो सी वेव्स करती क्या है, ये जो इनके साइड्स में मान लीजिए इस तरह की कोई रॉक प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर जो सी वेव्स होंगी ऐसे उड़ के आती हैं, लड़ती हैं, इस पर लगातार ठोकर मारती हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगातार इस पर इम्पैक्ट देती रहती हैं। अब इस तरह के इम्पैक्ट से होगा क्या कि यहाँ पे ये वेदर हो जाएगी, रॉक जो इरोड हो जाएगी हल्की सी, और यहाँ पे एक हल्का सा छेद जैसा बन जाएगा अंदर की ओर, और ये थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि लगातार वेव्स चल रही हैं, एक्शन उनका चल रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लार्ज हो जाएगा और वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉलो
लाइक केव्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा इन रॉक्स के अंदर। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, सी केव। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग सी केव्स बोल देते हैं। अब इसके बाद अब ये इम्पैक्ट लगातार मान लीजिए अभी भी रुकेगा थोड़ी ना, अब ये सी केव्स बन गई, इसके बाद भी इम्पैक्ट इसमें लगातार चलेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे लगातार चल रहा होगा। ठीक है, ऐसे पीछे चलता जाएगा। अब ये पूरा यहाँ मान लीजिए खाली हो गया, कुछ इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखने लग गया। ठीक है, आर पार इसमें दिखाई पड़ने लग गया और ऊपर से आपको रूफ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो ये जो होगा आपका बनेगा, इसको हम लोग क्या कह दे देंगे, सी आर्क। तो सी आर्क में क्या होता है, जो यहाँ पे ये केव थी, इसकी कैविटी बढ़ती जाएगी और पीछे की दीवार को भी वो काट के आर पार, जो इधर की सी है इधर की सी, ये यहाँ से जो वेव निकलेगी वो पूरा क्रॉस कर जाएगी, खाली यहाँ पे रूफ बचेगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग सी आर्क बोल देंगे। अब हो सकता हो इसको भी अगल बगल से काटती रहे, है ना, इसके ऊपर धीरे धीरे कटिंग करती रहे सी वेव्स, ये पूरा कट हो जाएगा जब, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर खाली बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये मतलब इसकी जो रूफ है वो भी चली जाएगी, तो अगल बगल का जो बचेगा, इधर का बच गया इधर का बच गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैक्स। तो ये आपके सी केव हो गया, सी आर्क हो गया और स्टैक्स हो गया। कुछ इस तरह के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे सी वेव्स से आपके बन रहे हैं। अब इसके बाद कई बार जो आपकी सीधे खड़ी आपको रॉक्स दिखाई पड़ती हैं सीज़ के आसपास में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सी क्लिफ। जो हार्ड रॉक्स वगैरह आपके सीज़ के बगल में, यहाँ मान लीजिए सी है, इसके बगल में एक हार्ड रॉक की पूरी क्लिफ बनी हुई है ना, कुछ मतलब हार्ड रॉक वहाँ पे सीधे खड़ी हुई है, जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको आप लोग गूगल करके एक बार देखिएगा इसकी फ़ोटो। तो ये सब आपकी क्या होती हैं, सी क्लिफ्स होती हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो कुछ इरोजन कर रही होगी ना, ये सी वेव्स जो इरोजन कर रही थी, इसका जो इरोजन करके जो इसमें से आपका सेडिमेंट्स निकले होंगे, वो कहीं पे ले जाके डिपॉजिट भी तो करेंगी। तो जहाँ पे डिपॉजिट करेंगी शोर्स के ऊपर, वहाँ पे बन जाता है आपका बीचेस वगैरह आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे किस साइड में, अपने अर्थ के अपने इंडिया के ईस्टर्न वाले कोस्ट पे। ठीक है, वहाँ पे आपको बीचेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये था एक्शन किसका, सी वेव्स का। अब हम लोग चलते हैं, ये हम लोग एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग की बड़ी क्लासेस आएंगी उसमें हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर। जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको हम लोग आइस की रिवर भी बोल सकते हैं, तो रिवर्स ऑफ आइस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये किस तरह से इरोड करते हैं लैंडस्केप को, ये जहाँ से चलेंगे इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि बुलडोजिंग कर देते हैं सॉइल की। ठीक है, उसके ऊपर इतनी भारी तरीके से अगर कोई सरफेस चल रही होगी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, स्टोन्स वगैरह आपकी जो होंगी वो उन पर बहुत ज़्यादा रगड़ लगेगी और नीचे की जो हार्ड जो रॉक्स होंगी वही वहाँ पे बच पाएंगी। ठीक है, तो वो ओपन में आ जाएंगी वहाँ पे। मान लीजिए यहाँ से आपका ये जो आपका मान लीजिए ग्लेशियर का कुछ हिस्सा यहाँ से सरक के जा रहा होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे कहीं पे सॉफ्ट रॉक वगैरह रही होगी, उसको काट काट के आपका एक ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। हॉलो स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसके अगल बगल से यहाँ पे आपका निकलने लगेगा और यहाँ पे आपका मान लीजिए कई बार हो सकता हो पानी वगैरह फिल हो जाए, तो इसको हम लोग लेक्स भी कह देते हैं। यहाँ मान लीजिए आपकी आइस वगैरह घुल के यहाँ पे हो गई या पानी वगैरह फिल हो गया कहीं से, तो ये यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक्स यहाँ पे बन जाती हैं माउंटेन्स के बीच में। और जो आपका ये ग्लेशियर्स चल रहे हैं तो यहाँ पे जो नीचे फ्रिक्शन से तोड़ रहे होंगे, इरोजन कर रहे होंगे, तो कहीं पे ले जाके रॉक्स वगैरह, बड़े रॉक्स भी यहाँ से हो सकता हो लेके आ रहे हो या छोटे छोटे पार्ट्स भी लेके आ रहे हो, तो इन सबको कहीं पे ले जाके सब डिपॉजिट करते हैं। तो ये जितना भी डिपॉजिट करते हैं इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स इसको हम लोग बोल देते हैं। मोरेन्स भी कई सारे टाइप के होते हैं, वो भी हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो इसमें ग्लेशियर्स के बारे में काफ़ी कम बताया गया है, बहुत हल्की सी नॉलेज यहाँ पे दी गई है। कुछ इस तरह से मतलब ग्लेशियर्स भी इरोजन करते हैं, ये चीज़ बताई गई है। फिर जो विंड का क्या वर्क होता है उस पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। आप लोग कभी राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला उसका इलाका है उस साइड अगर कभी गए हो, जो मतलब थार डेजर्ट वाला इलाका है, वहाँ पे कभी गए हो तो आपको इस तरह की कुछ वहाँ पे फॉर्मेशंस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो जो रेगिस्तान वगैरह में आपकी जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव एजेंट होती है किस चीज़ की, इरोजन और डेपोजिशन की। तो यहाँ पे जो हवा होती है, जो एयर होती है, जब वो बहने लग जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विंड। तो ये जो विंड होती है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एजेंट होती है डेजर्ट्स के इलाके में, जहाँ पे ये इरोजन और डिपोजिशन का वर्क काफ़ी ज़्यादा करती है। आप लोग अगर कभी अपने डेजर्ट इलाके में कुछ इस तरह की रॉक होगी उसको देखेंगे तो धीरे धीरे वो कई सालों में, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें इरोजन धीरे धीरे होता रहेगा नीचे की साइड में।
ठीक है। मान लीजिए सैंड वगैरह है ये आपकी, है ना, तो ये जब हवा चलेगी तो यहाँ से उड़ेगी, और मान लीजिए यहाँ पे रॉक प्रेजेंट है तो उड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं, क्योंकि सैंड होगी तो थोड़ा सा भारी भी होगी, तो हवा में बहुत ऊपर की ओर तो नहीं उठ पाएगी, तो नीचे की साइड में जाएगी। मान लीजिए यहाँ से उड़ के आई, यहाँ पे लड़ी और यहाँ पे इरोजन किया, ये इधर से उड़ के आई, यहाँ पे इरोजन किया, और ये ऐसे धीरे 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 ये कटता आपका रॉक का पीस चला गया। सॉरी, पूरा ही मिट गया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह से इरोजन ये लगातार करता चला गया। अब इसके बाद जो स्पेस बचेगा, ये मान लीजिए, क्योंकि ये जो आपकी सॉइल जो उड़ के आई थी, इसमें सैंड जो उड़ के आई थी, भारी पार्टिकल्स थे, तो ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा नहीं गई, ये ज़मीन से सरफेस के आसपास ही इरोजन जो रॉक में है वो उसने किया। तो अब यहाँ पे आपको जब ये इस तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई पड़ेगा। अब ये कुछ स्ट्रक्चर जो आपको लग रहा होगा, ये मशरूम के टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग मशरूम रॉक्स बोल देते हैं। इसका फिगर एक बार आप लोग गूगल करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया था। यहाँ पे जब जो भी आपकी डेजर्ट्स में हवा जब चलेगी, एक बार फिर से मतलब समझ लीजिए, जब हवा चलेगी तो यहाँ से सैंड उठाएगी, है ना, अपने साथ में वो लिफ्ट करेगी, उसको आगे कहीं पे ले जाएगी, आगे ले जाएगी। मान लीजिए रॉक मिल गया, तो अब ये सरफेस से बहुत ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि सैंड भारी होती है, तो ये ले जाके इस पर टकराएगी, इस पर टकराएगी, तो इस तरह से टकराएगी तो यहाँ पे इरोजन करेगी, है ना, इस रॉक में, और धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये अंदर की ओर धंस जाएगा और ऊपर का बड़ा पार्ट दिखाई पड़ने लगेगा। इस तरह से आपका कुछ मशरूम रॉक का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा। तो जब भी डेजर्ट्स वगैरह में हवा चलेगी तो सैंड कहीं से उठाएगी और कहीं पे ले जाके डिपॉजिट करेगी, तो इस तरह से जो डिपॉजिट जो होगी सैंड, वहाँ पे आपके कुछ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह के बनेंगे, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के आपको लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाएंगे। इनको हम लोग क्या कह देते हैं, इनको हम लोग सैंड ड्यून्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सैंड ड्यून्स होते हैं। अब कई बार अगर ये जो इनके जो सैंड्स के जो ग्रेन्स वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा लाइट हैं, बहुत हल्के हैं, तो विंड इनको बहुत दूर तक ले जा पाएगी। भारी होगी तो उसको थोड़ी दूर पे ले जा पाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा अगर लाइट होंगे तो उसको काफ़ी दूर तक वो विंड कैरी कर सकती है, उसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेके जाएगी। अब कई बार होता क्या है कि उस इलाके से अगर निकाल के अगर कहीं दूसरे इलाके में जहाँ पे इस तरह की सैंड प्रेजेंट ना हो, वहाँ पे ले जाके अगर इसको डिपॉजिट कर देती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लोएस बोल देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको लोएस वगैरह दिखाई पड़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको जो चाइना है उसमें जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको लोएस के डेजर्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गोबी डेजर्ट का जो इलाका है वहाँ से ये रेत उठाती है और वहाँ पे ले जाके डिपॉजिट वगैरह करती है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे लॉस काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। इसके फिगर आप जो है और गूगल पे सर्च करके देखिएगा। तो कुछ इस तरह से आपका रिवर ने एक्शन किया, आपकी सी वेव्स ने कुछ इस तरह का एक्शन किया, ग्लेशियर्स का था कुछ, ठीक है, फिर और ये आपके डेजर्ट के इलाके में विंड का एक्शन आपको दिखाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।